Welcome to Subhash English School, Class 7, Social Science, Civics, Chapter 1st, Part 2nd. Issues of Equality in Other Democracies. डेमोक्रेसीज में और भी क्या क्या इश्यूज आते हैं इक्वलिटी को लेके, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. You are probably wondering whether the India is only democratic country in which there is an inequality and where the struggle for equality continues to exist. इंडिया ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे डेमोक्रेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या अनइक्वलिटी ट्रीट किया जाता है. अदर कंट्रीज में भी होता है और इसके रिलेटेड हमें नए नए स्ट्रगल करना पड़ता है, इक्वलिटी से एग्जिट हमें करना पड़ते हैं. द ट्रूथ इज दैट द मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वलिटी. दूसरी कंट्री में भी, वर्ल्ड के दूसरी कंट्री में भी इक्वलिटी को लेके इश्यूज होते हैं. कंटिन्यू टू बी द की इशू अराउंड विच द कम्युनिटी स्ट्रगल, और इससे कम्युनिटी को भी स्ट्रगल करना पड़ता था. सो फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर वर द स्लेव्स हु वर बॉट ओवर फ्रॉम द अफ्रीका. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का. यहाँ के जो अफ्रीकन अमेरिकन थे ये अफ्रीका से लाए गए थे, इनके जो पूर्वज थे वो अफ्रीका से लाए गए थे गुलाम बनाकर. कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लिव्स टुडे एज द लार्जली अनइक्वल. और इनको जब अमेरिका लाया गया था तो इनसे अनइक्वल ट्रीट किया गया था. दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वॉज अ मूवमेंट इन द लेट 1950. तो इसको लेकर एक अनइक्वल ट्रीटमेंट को लेकर एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, पुश टू इक्वल राइट्स को लेकर एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था फॉर अफ्रीकन अमेरिकन ने 1950 ने इक्वल राइट्स को रिलेटेड एक मूवमेंट स्टार्ट किया था. प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सटर्नली अनइक्वल इन द यूनाइटेड स्टेट एंड डिनाइड equality through law. For example, when they're traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat, and whenever a white person wished to sit. यहाँ पे इनको अफ्रीकन अमेरिकन जो थे ये कलर में ब्लैक होते थे, तो जब भी ट्रैवल करते थे तो बस में जिस सीट पे बैठे होते हैं, अगर वहाँ पे कोई अगर वाइट पर्सन आ जाता था तो इनको क्या करना था, अपनी सीट छोड़ना पड़ता था और अपनी सीट को वाइट पर्सन को देना पड़ता था. तो इस तरीके से इनको अनइक्वली से ट्रीट किया जाता था. रोजा पार्क वॉज अ अफ्रीकन अमेरिकन वुमन ट्राइड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क. शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन द बस अ वाइट मैन ऑन द 1 दिसंबर 1955. रोजा पार्क एक लेडी है, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन. तो ये अपने लॉन्ग डे से जब थक गई थी और ये बस में ट्रैवल कर रही थी तो इन्होंने एक वाइट पर्सन को अपनी सीट देने से मना कर दिया था. हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अ हुक एग्रेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वे इन विच द अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एंड विच कम टू बी नॉन एज सिविल राइट मूवमेंट. उन्होंने जब इस रिफ्यूजल को क्या किया था, स्टार्ट किया था, तो एक बहुत ज़्यादा मतलब उनको सीट देने से मना कर दिया था. तो वहाँ पे थोड़े से मतलब मतभेद होने लग गया था, एक एग्रेशन क्रिएट हो गया था जिसने एक सिविल राइट मूवमेंट का रूप ले लिया था. द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. ये 1964 में प्रोहिबिटेड हो गया था डिस्क्रिमिनेशन को लेके, मतलब मतभेद हो, डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो भी इनके प्रति अनइक्वल ट्रीट किया जाता था उस रेस को लेके इन पे सिविल राइट मूवमेंट की स्थापना हो गई थी. रीजंस और न नेशनल ओरिजिन. इट इज़ आल्सो स्टार्टेड दैट ऑल स्कूल वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन. इस मूवमेंट के तहत ये हुआ था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, जो इनको एक सेपरेट स्कूल दे दिया गया था, उनके लिए भी सारे स्कूल जो वहाँ के थे वो ओपन करा दिए गए, स्पेशली सेटअप देम. हाउएवर डिस्पाइट दिस मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री. उस टाइम पे जो इनकी मेजोरिटी थी अफ्रीकन अमेरिकन की, बहुत ही ज़्यादा पुअरेस्ट कंट्री में बहुत ज़्यादा ये पुअर थे. Most African American children can be only afford to attend the government school that have fewer facility, poorly qualified teacher as compared to the white student. वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्टूडेंट में जहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के जो बच्चे जाते थे, तो वहाँ पे के जो गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम फैसिलिटी होती थी. वहाँ के जो टीचर्स थे वो भी वेल क्वालिफाइड नहीं थे एज कम्पेयर टू वाइट पर्सन के, जहाँ वाइट स्टूडेंट जहाँ जाते थे उस कंपेरिजन में.
हु आइदर गो टू द प्राइवेट स्कूल, और वो वहाँ पे क्या प्राइवेट स्कूल में जा नहीं सकते थे, लिव इन द एरिया वेयर द गवर्नमेंट स्कूल एज द हायर रेटेड एंड प्राइवेट स्कूल। जो वाइट पर्सन के जो स्टूडेंट चिल्ड्रन रहते थे वो ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ के प्राइवेट स्कूल भी अच्छे थे और गवर्नमेंट भी हाईली रेटेड स्कूल थे। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी कंट्री क्या है पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है। देयर वॉज ऑलवेज कम्युनिटी एंड द इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडियाज डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज द न्यू इशू। हमेशा से मतलब कुछ ना कुछ ऐसे कम्युनिटीज आए हैं, कोई ऐसे व्यक्ति आए हैं जो डेमोक्रेसी को नए नए मीनिंग बताते गए, नए नए मतलब समान मतलब इक्वलिटी लाने के लिए नए नए रूल्स बताए गए, नए नए आइडियाज बताए गए। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, नए नए सवाल उनके मन में आते गए। तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक नया चैलेंजेस था। सेंट्रल टू दिस द स्ट्रगल for the recognition of all person as equal and for their dignity to be maintained। इन सबका सेंट्रल यही निकलता है कि जो डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए जो स्ट्रगल है ऑल पर्सन को देना चाहिए, उनको उनकी डिग्निटी हर्ट नहीं हो, सभी को ऑल पर्सन को इक्वल होने का एक दर्जा मिलना चाहिए। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द हाउ दिस इशू ऑफ इक्वलिटी अफेक्टेड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अवर डेली लाइफ इन द डेमोक्रेटिक इंडिया। As you read this chapter, think about the where the equality of the all person and their being able to maintain their dignity is upheld। इस चैप्टर में हम और भी पढ़ेंगे मतलब डिग्निटी को मेंटेन कैसे किया जा सकता है, और भी इक्वलिटी से अफेक्टेड जो भी एक्सपेक्ट हुए हैं डेली लाइफ में डेमोक्रेटिक इंडिया में जो भी होते हैं, इस चैप्टर में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इस बुक में आगे हम देखेंगे। डेट्स ऑल, चैप्टर इज कंप्लीटेड। Then let's see exercise। ग्लोसरी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब जो भी 18+ के एडल्ट हो गए हैं उनको वोट देने का अधिकार होना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में आता है। डिग्निटी, गौरव या इज्जत। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। सिविल राइट मूवमेंट, नागरिक अधिकारों का आंदोलन। देन क्वेश्चन फर्स्ट, इन अ डेमोक्रेसी वाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपोर्टेंट। डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज इक्वल, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी, देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। अंडर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एवरी एडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा इज अलाउड टू वोट। डेमोक्रेसी में हर जो पर्सन है, सिटीजन है, उसको एक इक्वल राइट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत ये आता है कि कोई भी व्यक्ति है, किसी भी कास्ट से रिलेट करता है, किसी भी रिलीजन से रिलेट करता है, चाहे उसका सेक्स कौन सा भी मेल है, फीमेल है, चाहे उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसको एक वोट देने का अधिकार है। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रीड द box on article 15 and state to way in which this article address inequality। आर्टिकल 15 में अपन को वेज बताना है जहाँ पे इनइक्वलिटी के प्रति एक कानून बनाए गए हैं। आर्टिकल्स देखेंगे हम। आंसर इज फर्स्ट है इसमें, दिस आर्टिकल एड्रेस द इनइक्वलिटी इन द टर्म ऑफ एक्सेस ऑफ टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेसेस ऑफ द पब्लिक इंटरटेनमेंट। इस आर्टिकल के तहत इन जो ये शॉप्स होती है, पब्लिक रेस्टोरेंट रहते हैं, होटल्स रहते हैं, यहाँ पे इनइक्वलिटी नहीं होगी। यहाँ पे सभी को वेल ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे कोई भी किसी को आने जाने के लिए मना नहीं कर सकता है। द यूज ऑफ वेल, टैंक, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स एंड द प्लेसेस ऑफ द पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन wholly and the partially out of the state fund और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक। ये जो सारी चीज़ें जैसे वेल है, टैंक है, बाथिंग घाट है, प्लेसेस है, रिसोर्ट्स है, इन सबको भी पूरा मेंटेन किया जाएगा। यहाँ पे भी जनरल पब्लिक को अलाउ किया जाएगा, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेट करते हो, चाहे वो किसी भी जेंडर से रिलेट करते हो या किसी भी रीजन से रिलेट करते हो, किसी भी कास्ट से रिलेटेड करते हो, उनको यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं होगी। यह आर्टिकल 15 में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वे वॉज द ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू द डेट ऑफ द अंसारी।
जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की हमने स्टोरी देखी थी और जो अंसारी की स्टोरी देखी थी, इन दोनों में हमको सिमिलरिटी बताना है कि क्या दोनों में सिमिलर था। बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारी वर सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन। ओम प्रकाश वॉज नॉट अलाउड टू सिट विद द अदर स्टूडेंट इन द क्लासरूम। ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारी थे, उन दोनों की स्टोरी में ये था कि उनकी जो डिग्निटी को हर्ट किया गया था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या नीचे बैठने के लिए बोला गया था क्लास में, है ना, उनको बाकी स्टूडेंट से दूर बिठाते थे एंड वहाँ पे उनसे झाड़ू निकालने के लिए बोलते थे, स्कूल में झाड़ू निकालना या प्लेग्राउंड साफ करना, एंड ओनली बिकॉज ही वॉज द दलित। इनके साथ ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो एक दलित थे। सिमिलरली द अंसारी वर नॉट गिवन द फ्लैट इन द लोकेलिटी वेयर द लिव द पीपल बिलोंगिंग टू रीजन। अब जो अंसारी थे उनको भी वहाँ पे क्या हमने फ्लैट नहीं मिल रहा था, लोकल एरिया में फ्लैट नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे वो दूसरे रिलीजन को बिलोंग करते थे। अदर देन देयर द moment the landlady came to know about their name, she declined to rent and the house. जो लैंडलेडी ने जब उनका नाम पूछा था तो उन्होंने उनका नाम बताया था कि हम मिस्टर मिसेस अंसारी है, तो उन्होंने जो लैंडलेडी थे उन्होंने उनको रेंट मतलब फ्लैट देने से मना कर दिया था। इन द बोथ केस द डिग्निटी ऑफ द पर्सन इज वायलेटेड। इन दोनों ही केस में क्या हुआ था कि जो दोनों की जो डिग्निटी थी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, वो क्या हुई थी? वायलेट हुई थी। Next, question number 4. What do you understand by the term all persons are equal before the law? Why do you think it is important in a democracy? कानून के लिए सभी बराबर है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है आगे देखेंगे आंसर। और डेमोक्रेसी में जो एक लॉ है वो के सारे ही पर्सन इक्वल है। आंसर हमारा है ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के लिए सभी बराबर है, इसका मीनिंग यह है, मीन इज एवरी पर्सन दैट इज द फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री टू द डोमेस्टिक वर्कर लाइक कांता। जो भी देश का प्रेसिडेंट है, कंट्री का प्रेसिडेंट है, चाहे वो एक डोमेस्टिक वर्कर है, जैसे कांता, जैसे हमने उसकी स्टोरी देखी, वो दोनों ही सेम है। शुड बी ट्रीटेड इक्वली, उन दोनों को ही इक्वली ट्रीट किया जाएगा। एंड हैव टू बी फॉलो द सेम लॉ, और ये दोनों ही सेम लॉ को फॉलो करेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन एवरी पर्सन एज ए इक्वल, which means the every individual, whether the male female from the all caste religion education and economic background should be considered equal। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ निकाला गया है रिकॉग्नाइजेशन ने कि जो भी पर्सन है वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, उसका वो एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो उसको वोट देने का अधिकार है और वो एक इक्वली ट्रीट किया जाएगा, वो एक कानून के लिए इक्वल है। इक्वलिटी इज द इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, एज अ डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल। इक्वलिटी डेमोक्रेसी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी किसके तहत बनी है? पीपल्स के तहत बनी है, और पीपल बाय पीपल ये बढ़ती है। एंड फॉर द पीपल एंड इक्वलिटी, पीपल के लिए उनको इक्वलिटी का दर्जा दिलाने के लिए ऑल इज पर द इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी फंक्शनिंग, और यही डेमोक्रेटिक के लिए आगे वर्क करती है इन इक्वलिटी को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैव द इक्वल राइट। 2016 में एक एक्ट निकला था, राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो भी मतलब जो विकलांग है उनके लिए एक एक्ट निकला था कि जो भी पर्सन है उनको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। गवर्नमेंट शुड दैट द पॉसिबल दे फुल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी, मतलब गवर्नमेंट ने जो भी विकलांग है उनको मतलब सोसाइटी में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए बताया गया है इस एक्ट में। द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटी इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल। इसमें ऐसा होता था कि जो भी बच्चे हैं जो भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड है उनको फ्री एजुकेशन दिया गया, उनको बाकी बच्चों के साथ में इंक्लूड किया गया और उनके लिए एक स्कूल में एक विशेष व्यवस्था की गई। दिस लॉ स्टेट दैट द ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग स्कूल एक्सेट्रा शुड बी एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड विथ रैम्प। और जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाती है, जो स्कूल्स बनाए जाते हैं, उसमें एक इनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था की जाती है, उनके लिए रैम्प्स प्रोवाइड किया जाता है।
Look at the photograph and think about the boy who is being carried down the stair. Do you think the above law is being implemented in this case? What need to be done to make the building more accessible for him? How would his being carried down the stair affected his dignity as well as his safety? जैसे हम एक फोटोग्राफ देख रहे हैं तो इसमें क्या कर रहा है, जो भी ये लोग हैं, इसको विकलांग बच्चा है, ये इसको उठा के नीचे ला रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये जो लॉ हमने बताया गया है डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में जो निकाला गया था डिसेबिलिटी पर्सन के लिए, तो ये यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। इसकी जो एक डिग्निटी को हर्ट हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है इसको उठा के ला रहे हैं तो इसको किसी का सहारा लेना पड़ रहा है और इसकी सेफ्टी की भी यहाँ पे सुरक्षा नहीं है। Answer is no. The Disability Act 1955 is not being implemented in this case. क्योंकि इस केस के अंदर में क्या डिसेबिलिटी एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। द बिल्डिंग इज नॉट एक्सेसिबल फॉर हिम। ये बिल्डिंग जो इसके लिए एक्सेसिबल नहीं है, ये खुद यहाँ पे चढ़ नहीं सकता, उतर नहीं सकता। इन द ऑर्डर टू मेक इट पॉसिबल रैम्प शुड बी कंस्ट्रक्टेड। तो इस बिल्डिंग में क्या है, रैम्प बनवाना चाहिए, पॉसिबल रैम्प बनवाना चाहिए। इन द अबव पिक्चर द बॉयज डिग्निटी इज ओवरलुक्ड। इसकी जो बॉय की इस पिक्चर में हमने जैसा देखा था अभी, उसकी डिग्निटी को ओवरलुक किया गया। ही इज बीइंग कैरिड डाउन बाय अदर्स। इसको किसी दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ी, विच मेक हिम द फील डिपेंडेंट ऑन अदर। इसलिए इसको इसमें ऐसा फील हुआ गया कि इसको किसी और के सहारे की जरूरत पड़ेगी, ये मतलब दूसरे पे ये डिपेंड है। इट इज़ आल्सो अफेक्टेड हिज सेफ्टी। इसकी सेफ्टी भी इसमें अफेक्ट हुई, क्योंकि अगर बाई चांस अगर ये गिर जाता है तो इसको चोट लग सकती है, तो इसकी सेफ्टी भी अफेक्टेड हुई। एज द मैं एनी टाइम फेल फ्रॉम द चेयर से कभी भी गिर सकता है ड्यू टू द नेग्लिजेंस एंड इनकैपेसिटी। और ये अपने आप को क्या मान रहा है कि मतलब ये कि किसी काम का नहीं है, इसको मतलब किसी की ज़रूरत रहती है, ये खुद कैपेबल नहीं है। तो ये हमने इस पूरे चैप्टर में देखा है। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको वर्कशीट को कॉपी में नोट डाउन करना है एंड लर्न करना है। थैंक यू।